चलें, अच्छा तो दूसरी जो थी वो थी इंटरप्रिटेशन के हवाले से। इंटरप्रिटेशन थी क्विक रेशो और करंट रेशो की जो आपने करनी थी। म्यूट कर दिया था क्योंकि स्क्रीन जो है वो रिकॉर्डेड पे लगाया हुआ था इसलिए। तो अब क्विक रेशो जो थी वो 1 थी और करंट रेशो जो थी वो 2 थी। अब इसका क्या मतलब था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्विक रेशो होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज, या इसमें लेस हम कर सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। उसका मतलब ये था क्विक रेशो का कि अपने आपके जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स क्यों रखे जाते हैं, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, या विद इन 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, या ऐसे एसेट्स जो ऑन स्पॉट ऑन डिमांड जो है, या जब आपको जरूरत पड़ी उन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में पेमेंट के लिए। अब इन्वेंट्रीज ज़ाहिर है वो हो तो सकती हैं कैश में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट, लेकिन इन्वेंट्रीज का इशू ये होता है कि वो पता नहीं साल उन्हें सेल में कितना अर्सा लग जाए, हो सकता है कोई आपके कस्टमर ड्रॉप हो जाए, कोई इशू हो जाता है, तो 100% इन्वेंट्री जो है वो बड़ी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, सेल आउट नहीं कर सकते। इसलिए उसे एब्सोल्यूट क्विक रेशो या क्विक रेशो तक पहुंचने के लिए, करंट रेशो से क्विक क्विक रेशो मालूम करने के लिए इन्वेंट्रीज को इसलिए माइनस किया जाता है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जब एक दफ़ा आपने एक्सपेंस कर दिया तो उससे पैसे वापस तो नहीं ना ले सकते। तो कहना मतलब ये था कि अगर करंट एसेट्स, कौन से एसेट्स होते हैं जो हमने पे आउट करने होते हैं, जिनसे जिनसे हमने एक्सपेंस करने होते हैं, और करंट लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो 1 साल के अंदर 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 हमने पे करनी होती हैं। सवाल ये था कि ये आइडियल क्विक रेशो 1 क्यों है। ठीक है, वो इसलिए 1 थी क्योंकि आपकी जितनी करंट एसेट्स हैं उनसे आप अपनी तमाम करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। तो मीन्स के 1 हैं, आप 1 सिचुएशन पे हैं, 1 स्टॉप पे आप ठहरे हुए हैं कि आपके जो क्विक रेशो है वो ये बता रही है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं इन्वेंट्री को निकालने के बाद वो इस काबिल हों कि वो जितनी भी करंट लाइबिलिटीज जो हैं उन्हें पे कर सके। तो ये आपकी आइडियल सिचुएशन होती है। ठीक हो गया। अब जवाब आ जाता है हमारा 2.1, 1.1, 1.3 या 1 से ऊपर आ जाता है जवाब। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अच्छी सिचुएशन है कंपनी के लिए कि उसके पास इतने करंट जो है एसेट्स मौजूद हैं इन्वेंटरीज को निकालने के बाद, कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को किसी भी टाइम पे आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये जो है वो आ जाता है उससे ज़्यादा पे, अगर वो ज़्यादा पे आ जाता है, फर्ज करें कि 3 आ जाती है, 3.1 आ जाती है, 3/1 आ जाती है हमारे पास क्विक रेशियो, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वाफर मिकदार में करंट एसेट्स मौजूद हैं जो करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं और उसके बाद भी बच सकते हैं। फर्ज करें 3 जवाब आ गया आपका, 3/1 या सिर्फ 3 जवाब आ गया। इसका मतलब है कि आप लाइबिलिटीज के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा करंट एसेट्स रखे हुए हैं आपने। तो जनाब अब करंट एसेट्स, इतना ज़्यादा करंट एसेट्स रखना अच्छा भी है कंपनी के लिए? तो एब्सोल्युटली नॉट, ये जो है अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कि आपके एसेट्स जितने ज़्यादा, करंट एसेट्स जितने ज़्यादा यहाँ पर पड़े हुए हैं वो फालतू पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये तो ऐसा ही हो गया कि एक बैंक था, बैंक ने अपने पास कैश रखा हुआ था, तो वो पूरे साल अपने पैसों को अपने बैंक में सेफ गार्ड करता रहता है, जमा करता रहता है, और किसी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करता, कस्टमर्स को नहीं देता। और साल बाद उसके जब बैंक के ऑनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो आके कहते हैं कि जनाब लाएं हमारा मुनाफा कितना बना है। और बैंक मैनेजर कहता है कि सर हमने तो पैसे दिए ही नहीं नीचे, क्योंकि हमें पता था ये हो सकता है ये बैड डेट्स हो जाएं, ये डूब जाएं, तो इसलिए हमने कहा हम ऑनर्स के पैसे को सेव रखते हैं और अपने पास जमा महफूज रखते हैं ताकि नुकसान ना हो। तो ऑनर्स कहता है जनाब ये तो मुझे नुकसान हो गया है, आप लोगों ने तो मैं नुकसान कर दिया है। वो कहते हैं सर किसका नुकसान हो गया, पैसे तो आपके पूरे के पूरे हैं, आपने 1 मिलियन दिए थे, 1 बिलियन दिए थे, वो सेम के सेम अमाउंट पड़ी हुई है, ले जाएं, कोई नुकसान नहीं है। तो ऑनर्स कहते हैं उससे कि जनाब मैनेजर साहब, आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं, आपको नहीं पता कि अगर ये पैसे हम किसी और जगह लगाते तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम और जगह लगाते, वहां से हम 1 बिलियन का मुनाफा कमा सकते थे, जो कि आज हमने नहीं कमाया।
तो वो अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट में थे, या आप इसे जो है महफूज अकाउंट पे, फिक्स अकाउंट पे आप किसी को इंटरेस्ट के ऊपर दे सकते थे, तो वहां से अमाउंट आपको सेव होती, वो नुकसान ही है ना, वो मुझे नहीं मिले, वो मेरा नुकसान ही है ना, मेरा पैसा बेकार पड़ा रहा है। इसी तरह अगर करंट एसेट्स आपके पास 3 गुना पड़े हैं, जबकि आपने पे करनी थी करंट लाइबिलिटीज 1 गुना, तो 2 गुना आपके पास वाफर पड़े हैं, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए एक आइडियल सिचुएशन यही वन रखी गई है कि आपके पास जितने करंट लाइबिलिटीज हों उतने ही करंट एसेट्स मौजूद हों, या उससे थोड़ा से ज़्यादा हो सकते हो, 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए। टू के फिगर में जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास आज से आप डबल जो है करंट एसेट्स रखे हुए हैं, बजाय इसके आप उनको डबल करके रखें, बल्कि आप उन्हें इन्वेस्ट कर दें, उन्हें फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दें, उन्हें कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दें, या आप उन्हें जो है बैंक में जमा करा दें, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, या आप क्या करें, उन्हें प्लांट इंक्रीज करा दें, एक्सटेंशन कर लें अपने बिजनेस को, ठीक है, कि वो फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट कर दें उनको, जो वाफर करंट एसेट्स पड़े हुए हैं उन्हें फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कम करंट एसेट्स बचेंगे, सिर्फ उतने ही रखें जितने देने हैं, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखें फ्यूचर के लिए। तो इंटरप्रिटेशन आपने ये करनी थी कि एक तो ये आइडियल सिचुएशन जो थी वन उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा का मतलब है कि बेकार पड़े हुए हैं, इनका कोई बेनिफिट नहीं लिया गया, तो ये कंपनी के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसी तरह जो है करंट रेशो थी कि दो जो है वो आइडियल सिचुएशन है। अब दो से जितने ज़्यादा ऊपर बढ़ते जाएंगे, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.9 तक, तो बेहतर सिचुएशन है, ठीक है, रिजनेबल है। लेकिन जैसे 3 पे जाएंगे तो इतना ना रखें करंट एसेट्स को, मुनासिब लेवल पे रखें, ताकि कल को जो है ना आपकी कंपनी में ग्रोथ भी हो, पैसा बेकार ना पड़ा रहे। तो इंटरप्रिटेशन आपने दो किस्म की करनी थी, एक तो बताना था कि ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, ऑल्दो ये हम बताएंगे कि ये अगर एक से ज़्यादा है, क्विक रेशो या करंट रेशो 2 से ज़्यादा है, तो ये है पॉजिटिव ही साइन। लेकिन ये एब्सोल्युटली पॉजिटिव साइन है, ये एक्सेसिव पॉजिटिव साइन है कि इतने भी ना रखें करंट एसेट्स को बेकार, बल्कि इसको एक रेंज के अंदर रखें, 2.1 से 2.9 के रेंज के अंदर रखें, ताकि जो है ना कंपनी को एक्सेसिव जो करंट एसेट्स हैं उससे फ़ायदा भी हो। अब ये जो है ना 2.9, ये कहीं पे लिखा पढ़ी बात नहीं है बुक्स में, या कोई जो है ना रूल ऑफ थंब नहीं है ये एक वैसे मैं आपको इंटरप्रिटेशन के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपने रूल ऑफ थंब नहीं बनाना। तो ये एक इंटरप्रिटेशन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक हो गया, कि इतना आप समझ सकते हैं कि 2.9 तक करंट रेशो रीजनेबल है। अगर 2 से नीचे आएगी तो फिर तो जाहिर है नेगेटिव साइन है, फिर तो आपकी कंपनी इस काबिल ही नहीं है कि करंट लायबिलिटीज को पे कर सके, तो आपको फिक्स एसेट्स बेचने पड़ेंगे, या कुछ और काम करना पड़ेगा, या फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा करंट एसेट्स में, ताकि आपकी करंट लायबिलिटीज पूरी हो सके। तो ये इंटरप्रिटेशन थी आप लोगों की। चलें अब आगे शुरू होते हैं हम। अच्छा, एक और जो है मैंने ये बताया था आप लोगों को, अनाउंस भी किया था कि आपकी फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट के हवाले से आपके कुछ इश्यूज हैं, कोई मसले मसाइल हैं, तो ये एकेडमिक नंबर है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, स्पेशल जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। या आपको मुझसे कोई जो है चीज़ डिस्कस करनी है, या आपने मुझसे कोई गाइडलाइन लेनी है रिटर्न के हवाले से, या कोई भी, तो इस पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और ये सर जुनेद साहब के पास होता है HRM और फिजिकल पॉलिसी के लिए, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 803 है। इसके अलावा 803 जो है ये हमारा डोमेन नंबर भी है, जो एडमिन स्टाफ भी यूज़ कर रहा है हमारा, आपके फीसेस के लिए या सब चीज़ों के लिए। फीसेस से मुझे याद आया, एडमिन स्टाफ हमारा थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे थे कि कुछ कैंडिडेट्स ने प्रॉमिस किए हुए थे, एक कुछ जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनवाई हुई थी, तो वो काइंडली अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दें ड्यू डेट पर, तो इससे ये ना हो कि वो फिर आपके जो लोग हैं वो भी ब्लॉक करना शुरू कर दें। चलें, और नेक्स्ट जो है आप FM के लिए या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी इश्यूज होगा, तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करेंगे, हो सकता है उस टाइम पे व्हाट्सएप पे आपको फ़ौरन जवाब ना मिले, कोशिश करते हैं कि फ़ौरन आपको जवाब मिल जाए, लेकिन ना हो मिले तो वो हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला आपको जवाब देंगे, दे देंगे। और असाइनमेंट जो है काफ़ी बच्चों की जमा नहीं हुई, तो वो भी जमा करा दें। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके असाइनमेंट वो कहते हैं हमने अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद आपको हैंड इन या जो है रिटर्न इन करनी होती है, ताकि वो मेरे पास पहुंच भी जाए। सिर्फ अपलोड नहीं करना होता, सबमिशन भी होती है उसकी बाकायदा, हैंड इन रिटर्न इन के नाम से होती है, या और किसी मोबाइल में शायद कंप्यूटर में किसी और वर्ड से यूज़ हो रहे हो, तो वो चेक कर लिया करें, क्योंकि कुछ बच्चों का इश्यूज आ रहे थे, उन्होंने जमा तो कराई थी लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं की थी, वो अपलोड कर ली थी, सबमिट नहीं की थी।
लेक्चर नंबर 7 है हमारा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने इसका हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, हाफ से ज़्यादा हमने पढ़ लिए थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। और इसी के अंदर ही एक पार्ट हमारा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो आगे जाके एक स्पेशल पार्ट है आपके इसी सिलेबस का, वो भी हमने इसमें कवर कर लिया है। वो इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा से एक ब्रीफ करवा देंगे हल्का फुल्का, लेकिन वो आपने यहाँ पे कवर कर लिया 100%। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। अब आ जाती है बात इसकी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस या उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है। अब ये चार रेशो मैंने, 4 से 5 6 रेशोज मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले इनमें लेक्चर्स में। एक्चुअली ये रेशोज पार्ट नहीं थे इनके, वो रेशोज जो थी वो पार्ट नहीं थे पिछले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको समझाई थी उसके। लेकिन मैं वहाँ पे आपको हल्का सा टच कराया था, ताकि आपको जर्नल हाउ नाउ हो जाए, इन चीज़ों की आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि अचानक से आके जाके जब आपके पास 15-20 रेशोज आएँ तो आप परेशान ना हो, आपको पता हो चीज़ों का कि भाई ये रेशोज क्या होती हैं और किस किस्म की होती हैं। जब नया नया सिलेबस में आया था तो आप परेशान हुए होंगे कि ये रेशो क्या बला होती है या क्या चीज़ होती है। जाहिर है ज़्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन जब उन्हें रेशो अब ऐसा ऐसा अंडरस्टैंड करवा दिया, पढ़ा दिया है, तो उन्हें पता चल गया कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। सिर्फ क्या है कि हमने समझना है उसे। तो अब हम इसकी तरफ चल रहे हैं, इसके के इसका एनालिसिस किस तरह करना है और इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। एक तो इसका सवाल इस तरह आ सकता है कि वो आपको उनको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के लिए कह सकता है, या वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी हुई दे सकता है, कह सकता है आपसे कि इसको बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ है और किस तरह है। या वो आपसे इनकम स्टेटमेंट दे सकता है, उसमें से कुछ रेशोज पूछ सकता है, जिससे वो कहेगा कि इनकम स्टेटमेंट की रेशोज बताएं, वो 3-4 होती हैं। वो आपसे कह सकता है कि बैलेंस शीट की रेशोज कौन कौन सी होती हैं, वो 5 मैंने आपको पढ़ाई थी, वो ही होती हैं जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन वो यूज़ होती हैं ज़्यादातर। अब कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिनको एनालिसिस किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है। मींस के हर कोई भी चीज़ है ना, उसको करने का एक तरीका होता है, ठीक हो गया। अगर हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए कंपलसरी है कि हम क्या करेंगे, पहले अच्छे कपड़े पहनेंगे, वजू करेंगे, पाक जगह पर जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। एक तरीका है ना हर चीज़ का। खाने खाने का तरीका है, हाथ धोंगे, मुंह धोंगे, जाके प्रॉपर बैठेंगे, खाना खाएंगे, फैमिली के साथ बैठेंगे, ठीक है। तो इसी तरह और भी ज़िंदगी में काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं हर चीज़ को करने के तरीके के लिए। इसी तरह आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस का करने का तरीका। रेशो जो हमने पढ़ी थी, रेशो भी एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने का, उसके ऊपर एनालिसिस करने का। हमने बैलेंस शीट पढ़ी, उसमें जो जो आइटम्स पढ़े हमने, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वो सब हमने पढ़े थे। अब वो हमने डायरेक्ट पढ़े थे, तो वो अब इनडायरेक्टली पार्ट थे इस सवाल का। मेन पार्ट तो होता है ना कि इसमें एक तरीका है कि ये जो सवाल थे रेशोज, ये एनालिसिस का एक हिस्सा था। एनालिसिस के और भी काफ़ी सारे हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा रेशो था, रेशो एनालिसिस। अब वो जो एनालिसिस हैं वो 2 3 टाइप्स के होते हैं, और इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं, वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या परफॉर्मेंस कारोबार की जो होती है उसे शो आउट कराया जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालियाती गोशवारे भी कहते हैं, जिसे हम किसी कंपनी के। अब आगे सवाल है कि नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक का था, वो था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? वो जाहिर है कि आपको कोई चीज़ दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको गौर से देखो, गौर से देखने के बाद मुझे बताओ कि ये चीज़ क्या क्या बता रही है आपको, ये किस तरह बनी है। हमारी हाथ में एक बॉल दी किसी ने, और उसने हमें कहा कि ये बॉल आपके पास है, तो 5 मिनट बाद आपने मुझे बताना है कि इसके बारे में ये क्या चीज़ है, लिखना है आपने इसके बारे में। हम 2 मिनट देखते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं, ये गेंद है, ये बॉल है, इससे क्रिकेट खेली जाती है, या इससे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ये जो है प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुए हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारा हम बता रहे होते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है कि आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपने।
उसकी चीज, उसके आइटम्स जो होते हैं उनके बारे में बताना है, यही उसका एनालिसिस होता है। ये क्या होता है कि द आर्ट ऑफ फार्मिंग डेटा, the art of transferring data from financial statement into information that is useful for understanding and decision making। ये क्या है कि ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा को ट्रांसफर करना उस इंफॉर्मेशन में जो आप आसानी से समझ भी सकें और उसको समझकर आप फैसला ले सकें, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा तरीका जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को उस हालत में तब्दील करते हैं कि जो हमें आसानी से समझ भी आ जाए और उसको समझकर हम फैसला भी ले सकें, तो इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कहते हैं, जिसे एफएसए भी कहते हैं, एफएसए। It means studying the financial statement of a company to get meaningful information for decision making। वही कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना ताकि आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकें, इसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। सवाल आ सकता है, सीएसएस के पेपर में भी आया था एक सवाल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और इसकी टेक्निक से लिखें। तो ये एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, तो वही सवाल आज हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किस तरह किया जाता है, उस एनालिसिस उसका किस तरह किया जाता है कि कोई भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है सबसे पहले हम उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मीन्स के हम उसके आइटम्स को अलग-अलग देखते हैं कि इसमें एसेट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, इसमें लाइबिलिटीज़ कौन कौन से इस्तेमाल हुई हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, रेवेन्यूज़ कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। मीन्स कि क्या कर रहे होते हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्लासिफाई कर रहे होते हैं, उसकी क्लास बना रहे होते हैं कि आपने पोजीशन स्टेटमेंट को अलहदा बना लिया, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अलहदा बना लिया, और इक्विटी स्टेटमेंट को अलहदा बना लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलहदा बना लिया, और आपने नोट्स टू द जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं या नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो उसको अलहदा कर लिया। फर्स्ट स्टेप इसमें यह होता है। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स। इसमें क्या करते हैं, दूसरे में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो उसका मीनिंग होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उसमें, उनको हम उनके मीनिंग समझते हैं या समझाते हैं, लिखते हैं कि इसमें कौन कौन से एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज इस्तेमाल हुई हैं, वो क्या होता है सारा एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स। और उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं कि अगर करंट लाइबिलिटीज 1 लाख है तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो 2 लाख हैं, वो क्यों है। अगर हमने एसेट्स लिए हुए हैं तो कितना पार्ट जो है वो हमने उसमें से लाइबिलिटीज में से लिया हुआ है, कितना पार्ट हमने जो है उसमें से ऑनर इक्विटी में से लिए हुए हैं एसेट्स। तीसरा होता है कंपैरिजन करते हैं हम उस रिलेशनशिप का। ये आगे हम आज जब ये 3 पॉइंट्स हैं ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये आपको क्लेरिफाई होंगे। फर्ज करते हैं हम क्या करते हैं, क्विक रेशो मालूम करते हैं। तो क्विक रेशो में पहले हम क्लासीफाई करते हैं ना, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को अलग अलग कर लेते हैं। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं और मीनिंग को समझते हैं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप मतलब कि कितने करंट एसेट्स हैं और कितने करंट लाइबिलिटीज हैं, उनका दरमियान रिलेशनशिप कितना है, कि कितने ज़्यादा करंट एसेट्स मौजूद हैं या कितने कम मौजूद हैं। और फिर उनका हम क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं कि जो आंसर आया है उसको देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि वो एक्चुअली में हमें बता क्या रहा है। तो इसी तरह क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। अच्छा, तो ये एक आपने विंडो देखी होगी जब से हमने सर ये पोर्शन स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये एक विंडो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को दिखाई होगी। ये विंडो क्या थी, एक्चुअली मैं डायरेक्ट इसी को बनाना चाह रहा था। मैं डायरेक्ट आना चाह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के ऊपर, जो एक्चुअल टॉपिक भी था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ भी हुआ, मैंने देखा भी तो बच्चों को ज़्यादातर जो था उन्हें हाउ नाउ तो थी, जैसे अकाउंट्स के बच्चे थे, फाइनेंस के बच्चे थे, उन्हें भी अच्छी खासी हाउ नाउ तो थी, लेकिन वो चीज़ों को काफ़ी भूल चुके थे। या जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स थे उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या उसके अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं उनका, तो उनके लिए मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा इसे मोड किया, इसे दोबारा कन्वर्ट किया, इसे दोबारा मैंने एक सिरे से स्टार्ट किया ताकि लोगों को, बच्चों को पसंद भी आए, समझ भी आए,
पर उन्हें कोई परेशानी ना हो बाद में जाके। इतनी मेहनत जो मैं इसके एनालिसिस के ऊपर या इसके मेथड्स के या टेक्निक्स के ऊपर करूँ, डबल मेहनत करूँ, इससे बेहतर है कि मैं बेसिक के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके फिर इसके ऊपर आऊँ, तो ये ज़्यादा आसान था आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो एनालिसिस करने का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं उनको एनालाइज करने की दो जो है टाइप्स होती हैं, उनको दो तरीके से एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एक होता है द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि आपके जो मटेरियल यूज्ड मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, वो आपके एक्सपेंस के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, रेवेन्यूज़ के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी बैलेंस शीट हो सकती है। तो क्या है कि एक तरीका होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बेस पर जो एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज पर किया जाता है। इसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। इसको आगे जाके हम इन डिटेल में करेंगे। दूसरी जो टाइप्स है फाइनेंशियल एनालिसिस की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी या मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस। मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस को दूसरा नाम हम कह सकते हैं मोडस ऑपरेंडी। ठीक हो गया। तो जो ऑपरेशंस हैं उनकी बेस पर जो किया जाती है एनालिसिस, वो उसकी दो टाइप्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और वो वर्टिकल एनालिसिस हो सकता है। ठीक हो गया। तो क्या है कि फाइनेंशियल एनालिसिस को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको एनालाइज करने का, एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, फर्द उन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। मटेरियल यूज में आ जाते हैं। और मेथड्स ऑफ ऑपरेशन जो है उसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस आ जाता है। ठीक हो गया। इन्हें अब आगे जाके हम डिटेल में कर लेते हैं ज़रा। तो उन पे जाने से पहले मैं एक छोटा जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट है उनको ज़रा उनका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बड़ी आगे जाके यूज़ होनी है इस एनालिसिस के अंदर। कुछ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, उसके दो किस्म के जो है ना यूजर्स हो सकते हैं। आपकी कोई भी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, उसके दो किस्म के यूज़र होते हैं, जो उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उसे देख रहे होते हैं या जो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इंटरनल यूज़र भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इंटरनल यूजर कौन से हो सकते हैं? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल के बाद बनती है, उसको ओनर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने देखनी होती है कि कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। मैनेजमेंट जो होती है वो इस्तेमाल करती है, वो चेक करती है कि किस पार्ट में कितना फंक्शन हुआ है, कौन से गोल्स अचीव हुए हैं, कौन से नहीं हुए, कौन से एसेट्स अच्छे यूटिलाइज हुए हैं, कौन से नहीं हुए, या कितनी लाइबिलिटीज देनी है, कितनी नहीं देनी। एम्प्लॉई जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें बोनस मिलना होता है। ठीक हो गया। उनकी परफॉर्मेंस होती है इसी के ऊपर। ये इंटरनल यूजर कहलाते हैं, जो कंपनी के अंदर मौजूद रहते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर। ठीक हो गया। एक्सटर्नल यूजर ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, कंपनी से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, जिनका इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है, या जो ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करी होती है, लेकिन उनका कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। वो कंपनी को ज़्यादा अंदर से, कंपनी के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर मौजूद नहीं होते, और वो कंपनी के आउटसाइडर में मौजूद होते हैं या आउटसाइड में मौजूद होते हैं। वो इसलिए उन्हें एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। उसमें क्रेडिटर्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती हैं, क्योंकि इन्होंने कर्जा देना होता है। जब कोई भी कारोबार कर्जा लेने जाता है इनसे, तो सबसे पहले ये चेक करती हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है इसकी। उसकी बेस पर वो उसे जो है कर्जा देते हैं। ठीक है। तो वो सारा क्या है, वो देख रहे होते हैं क्रेडिटर्स। और ये कंपनी के इनसाइडर नहीं होते, क्योंकि इन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन ये बाहर के लोग होते हैं। इन्हें गर्ज होता है कंपनी से कि कंपनी को हम कर्जा दें या ना दें। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, मटेरियल में, किसी भी चीज़ में, तो इनका भी कंसर्न मौजूद होता है कि ये चाहते हैं कि कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। इसलिए ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है कंपनी की। कस्टमर्स होते हैं वो भी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे नहीं कि ये जो कंपनी है
ये कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर रही है, इसने मुनाफा कितना रख रही है, ये इलीगल तो नहीं है, हम किसी इलीगल कंपनी से तो चीज़ें नहीं ले रहे, ये हलाल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं या क्या है, या इसके ओनर्स जो हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, या कौन से किस किस्म के हैं, वो गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो सारे ज़ाहिर कंसर्न होते हैं ना हर कस्टमर का। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट इदारे होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बताते खुद एक्सटर्नल यूज़र होती है। रिसर्चर्स जो होते हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। जनरल पब्लिक जो है वो भी क्या है, एक्सटर्नल यूज़र होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स दो किस्म के होते हैं, यही भी और यही होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, यही क्या कहलाते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी ना किसी तरह कंपनी से कर्ज होती है, या कंपनी कहीं ना कहीं से इन्हें अफेक्ट कर रही होती है, इकोनॉमिकली तौर पर, डायरेक्टली जो है सोशली तौर पर, या किसी भी तरह। तो इसलिए इन्हें स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। आगे समझ, तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर होते हैं दो किस्म के। तो सबसे पहला मेथड था वो था बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। ठीक हो गया, इसके हमने पढ़े कि दो टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड के एनालिसिस जब किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड पहला मेथड होता है, दूसरा मेथड बेस्ड ऑन ऑपरेशंस होता है। ठीक हो गया। अब मटेरियल यूज्ड में दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो पहला जो होता है वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। एक्सटर्नल नाम से ही बता रहा है, एक्सटर्नल एनालिसिस ऐसा एक ऐसा एनालिसिस होता है जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं किसी का भी बिजनेस के, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालिसिस करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है, एनालिसिस डन बाय आउटसाइडर ऑफ एक बिजनेस कंसर्न do normally external analysis, but they are indirectly involved in the business concerns, such as the investors, the creditors, the government organizations and other credit agencies। वही बात होगी कि जब आउटसाइडर्स जो होते हैं कंपनी या बिजनेस के, वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें अपने मकसद के लिए और किसी खास पर्पज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस कहेंगे। दूसरा इंटरनल एनालिसिस क्या होता है कि जब इंटरनल जो होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं कारोबार के, जो ऐसे स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के इनसाइडर होते हैं, जब वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं, गौर से उन पर मुताला कर रहे होते हैं, उन्हें पे गौर व फिक्र कर रहे होते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनालिसिस कहलाता ही है। ठीक हो गया। एनालिसिस डन बाय इनसाइडर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। द कंपनी इटसेल्फ डिस्क्लोज। अच्छा, अब ये किस तरह हो सकती है, बाज़ औक़ात कंपनी क्या होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती है ना, अब जब बाहर के लोग जो एक्सटर्नल एनालिसिस उसके ऊपर होगी, तो वो क्यों होगी, उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जनाब उन्हें मुनाफा कितना हो रहा है इस साल, या पिछले साल कितना मुनाफा हुआ था इस कंपनी को, तो उसी बेस पर वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर उन्हें एतमाद है कि अच्छा मुनाफा कमा रही है कंपनी, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जो क्रेडिटर्स होते हैं ज़्यादा लोन देंगे। अब इंटरनल एनालिसिस इसमें किस तरह होता है कि जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होकर पेश होती हैं, आज सामने आती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि जनाब वो कोई भी एसेट जो है वो कितना कंज्यूम हुआ है या कितना मुनाफा आया है, पिछले साल मुनाफा कितना था, इस साल कम क्यों आया है, ज़्यादा आया है तो इसे किस तरह ज़्यादा और कर सकते हैं, हमारे पास कौन कितने करंट एसेट्स हैं, जो करंट रेशो से पता चला है हमें कि ज़्यादा पड़े हुए हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। करंट क्विक रेशो पे हमारे क्यों ज़्यादा एसेट्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ क्या हो रही होती है, कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करी होती है ताकि वो अच्छे अंदर बैठ के अच्छे से अच्छे बेहतर फैसले कर सकें। ठीक हो गया। द कंपनी itself disclose some of valuable information to the business concern in this type of analysis। ठीक हो गया, वही बात जो मैंने भी बताई है कि कंपनी अपने अंदर क्या करती है, खुद डिस्क्लोज करती है सब इंफॉर्मेशन, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज करती है ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, या चेक कर सकें कि जो स्टेटेड गोल्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। दिस एनालिसिस इज यूज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेज ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर ये जो लाइन हुई इस्तेमाल हुई है ना, ये आपको क्या बताती है कि जो एक्सटर्नल एनालिसिस जो है,
एक्सटर्नल एनालिसिस क्या बता रहा होता है, इससे आप दो किस्म की मालूमात ले सकते हैं। इससे एक तो आप ले सकते हैं कि फाइनेंशियल जो है परफॉर्मेंस ले सकते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस से, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उससे आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इनकम स्टेटमेंट भी देखते हैं कि वहाँ से मुनाफा कितना आया है, तो वो ज़्यादा फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी उसको बता रही है, प्रॉफिट को बता रही है, बैलेंस शीट जो है वो आपकी ये पोजीशन को बता रही है। तो क्या है कि ये आपकी क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन की परफॉर्मेंस को भी शो कर रही होती है। और प्लस ये ऑपरेशन को भी देख सकते हैं कि अभी जो इनकम स्टेटमेंट में अगर इस्तेमाल हुई हैं, एसेट्स कितने, ओ सॉरी एक्सपेंस कितने इस्तेमाल हुए हैं, रेवेन्यूज कितने इस्तेमाल हुए हैं, किस तरह रेवेन्यू कमाए गए हैं, कितने कमाए गए हुए हैं, एक्सपेंस कौन कौन से किए गए हैं, तो वो क्या है, वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आप अपने पास नोट कर लें कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस को भी शो कर रही होती है, और बैलेंस शीट जो है ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या पोजिशनल परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। ठीक हो गया। तो इसलिए इंटरनल एनालिसिस में क्या होता है, इनसाइडर होते हैं कंपनी के, तो उन्हें कर्ज होता है ज़्यादातर ऑपरेशंस के, हमने अच्छे से ऑपरेशन चलाए हैं हमने हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे चीज़ को प्रोड्यूस करने के, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के, वो हुए हैं कंप्लीट या नहीं हुए। इसलिए क्या है कि वो क्या करते हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस चेक करते हैं इंटरनल एनालिसिस में, और देखते हैं कहाँ से शॉर्ट कमीज हैं, शॉर्ट फॉल्स हैं, उनको पूरा करते हैं वो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसके बारे में मज़ीद बता दिया है कि क्या है, कि इंटरनेट एनालिसिस जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी उसे कौन कर रहा होता है, उसे इंटरनल यूजर्स जो होते हैं आपके, वो कर रहे होते हैं इंटरनल एनालिसिस। और एनालिसिस डन बाय ओनर्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस, कैरिड आउट टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, इसको इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी की स्ट्रेंथ जो है, कामयाबी जो है उसे देख सकें, और जहाँ जहाँ पे कमजोरियाँ हैं, कभी वीकनेसेस हैं, उन्हें देख सकें। टू फाइंड आउट ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, के कंपनी के ग्रोथ रेट को चेक किया जा सके कि पिछले साल कितनी ग्रोथ थी कंपनी में, कितना प्रॉफिट आया था, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, इस साल कितनी आई है, और फ्यूचर में क्या ग्रोथ रखनी है कंपनी की। टू कैरी आउट फ्यूचर एक्शंस ज़ाहिर है इसी से पता चलती हैं आपके इसी एनालिसिस से, कि आपके जो है फ्यूचर एक्शंस क्या होने चाहिए। फ़र्ज़ करें आपकी पिछले साल जो है प्रॉफिट ग्रास नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका 10% आया था, इस साल आपका 8% आया है, तो आप लॉस में जा रहे हैं 2% पे। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर एक्शंस कुछ ऐसे लेंगे ताकि आप इसको दोबारा 10% से ऊपर ले के जा सकें। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसके अलावा जो है एक्सटर्नल एनालिसिस है, एक्सटर्नल एनालिसिस डन बाय एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द कंपनी, या एक हम कह सकते हैं द एनालिसिस डन बाय एक्सटर्नल यूजर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक हो गया। एनालिसिस डन बाय एक्सटर्नल पार्टीज, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हो गए, लेंडर्स हो गए, जनरल पब्लिक्स हो गई, वो सारी जो है वो कर रही होती है, एक्सटर्नल एनालिसिस को कर रही होती है। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है, द पर्पज इज़ टू नाउ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। वही बात हो गई कि एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को ही देख रहे होते हैं। हो सकता है उसमें फाइनेंशियल भी देख लें, लेकिन ज़्यादातर उसमें ऑपरेटिंग को ही देखा जाता है। टू नाउ अबाउट क्रेडिट वर्थनेस, तो जाहिर है इससे क्रेडिटर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, वही देख करती है ना एक्सटर्नल एनालिसिस। तो वो क्या देखती हैं, वो यही देखती हैं कि क्रेडिट वर्थनेस क्या है कंपनी की, ताकि कल को हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ठीक हो गया। और टू नाउ अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, के लोग ज़ाहिर है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसकी सेफ्टी चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इसमें करें या ना करें। ये तो मैंने दो तीन लिखे हैं, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस में आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं इनके अलावा। तो टू नाउ अबाउट द कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। ठीक हो गया। टू नाउ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने चेक करनी है, तो आप एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, आपको पता चलेगी। ठीक हो गया। टू नाउ द इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है इस कंपनी का, तो उसके लिए भी आप एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। तो इसके ऊपर आप हंड्रेड से पॉइंट्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मकसद है कि आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़। तो
दूसरा जो मेथड था वो था बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ ऑपरेशन या ऑपरेंडिंग मेथड ऑफ मोडस ऑपरेंडी, इसका दूसरा नाम कहा जाता है। अच्छा, मेथड्स ऑफ ऑपरेशन में दो किस्म के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ज़ाहिर है नाम बता रहा है पैरेलल और वो कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एक साल की जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको आप कंपेयर कर रहे होते हैं पिछले सालों की मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर 2022 की जो इनकम स्टेटमेंट आई है, इसको आप कंपेयर करते हैं 2020 में क्या थी, कितना प्रॉफिट था, कितने एक्सपेंस थे, कितनी इनकम थी, 2021 में कितनी थी, 2019 में कितनी थी, 2018 में क्या थी। तो इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। और वर्टिकल एनालिसिस में क्या कहते हैं कि आप सेम एक ही पीरियड की आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, उसमें आप चेक करते हैं कि इनकम कितनी आई है, उस इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस कितने हुए हैं, कौन सा एक्सपेंस कितना हुआ उस इनकम के अगेंस्ट। फर्ज करें कि मार्केटिंग एक्सपेंस कितना हुआ इस इनकम के अगेंस्ट 2022 में, उसी 2022 में उस इनकम के अगेंस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, या टैक्स कितने परसेंट दिया गया है, कितना दिया है, तो मुनाफा कितना आया है। तो क्या होता है वर्टिकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें एक ही साल के मुख्तलिफ पॉइंट्स को, एक ही स्टेटमेंट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एक स्टेटमेंट को, एक साल के की स्टेटमेंट को पिछले सालों की स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब कि एक स्टेटमेंट को बेस बना दिया जाता है, मतलब कि जो इस साल को आप सिलेक्ट करते हैं जिसको कंपेयर कर रहे होते हैं एक्चुअली, उसे आप बेस बना देते हैं और बाकी स्टेटमेंट के साथ आप कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में नंबर ऑफ पीरियड्स शामिल होते हैं, लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में एक ही साल का पीरियड शामिल होता है, उसी एक स्टेटमेंट को देखते हैं। इसे ज़रा हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं कि हमें क्या बता रही है। जैसे अंडर द horizontal analysis, financial statements are compared with several years and based on that a firm may take decisions। वही बात होगी कि इसमें हम क्या करते हैं, सेवरल ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, उनको कंपेयर करते हैं, उनको कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं या हमने क्या करना है। फर्ज करें 2020 में आपको 20 लाख रुपए मुनाफा हुआ, 2021 में वो आपका था 15 लाख, 2019 में 25 लाख था। तो अब आपने कंपेयर किया है कि यार मुनाफा जो है ये क्यों कम ज़्यादा हो रहा है हमारा, या कम क्यों हो गया है, ये क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है इतना ज़्यादा। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को लिया जाता है। ठीक हो गया। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस में जैसे मैंने बताया था कि एक ही साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिया जाता है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। आगे एग्जांपल भी हम इसकी देखेंगे, डोंट वरी, आगे एग्जांपल से भी हम इन्हें क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, अंडर द वर्टिकल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेजर्स द क्वांटिटीज रिलेशनशिप of the various items and financial statement on a particular period। मतलब कि particular period होता है, एक स्पेशल पीरियड होता है। फर्ज करें वो 2022 है, आपकी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाएंगे, उसके वेरियस आइटम्स को चेक करेंगे, उसका आपस में ताल्लुक चेक करेंगे कि अब जैसे एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस का इनकम जो सेल्स हैं या रेवेन्यू है उसके साथ क्या ताल्लुक है, मतलब कि उसकी क्या रेशो है, और टोटल एक्सपेंस जो हैं उनकी इनकम से क्या रेशो है। तो हम बता सकते हैं कि हम अगर फर्ज करें कि आपने 1 लाख इनकम कमाई और 50,000 आपके एक्सपेंस थे, तो हम बताएंगे कि हम क्या हैं, हम 50% एक्सपेंस है हमारी, हमारे जो सेल है उसका 50% एक्सपेंस है हमारा। ठीक हो गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रॉफिट रेशो क्या होगी। तो जाहिर है प्रॉफिट रेशो 50% होगी। तो वर्टिकल एनालिसिस में हम एक ही साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुख्तलिफ आइटम्स को, मुख्तलिफ पार्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद जो है इसको हम एग्जांपल के जरिए भी देख लेते हैं। अब ज़रा इसके बारे में पॉइंट्स हैं। वर्टिकल एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ वर्टिकल एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन पीरियड ओनली। वर्टिकल एनालिसिस जाहिर है सिर्फ एक पीरियड का होता है एनालिसिस, कि उस एक ही पीरियड में उस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, उसके मुख्तलिफ आइटम्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। It analyzes the relationship of various items and the profit and loss account and balance sheet। वही जो ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर
करंट एसेट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ। ज़ाहिर है एक बैलेंस शीट है ना। अब बैलेंस शीट की दो शेप होती हैं, एक अकाउंट फॉर्म होती है और एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है। ठीक हो गया। मैंने आपको बैलेंस शीट जो पढ़ाई थी वो अकाउंट फॉर्म की शक्ल में पढ़ाई थी, स्टेटमेंट फॉर्म की शक्ल में नहीं पढ़ाई थी। अकाउंट फॉर्म में तो ये होता है ना, लेफ्ट और राइट साइड होती है। लेकिन जो होती है अपनी स्टेटमेंट फॉर्म होती है बैलेंस शीट की, वो इस तरह होती है जिस तरह इनकम स्टेटमेंट होती है, ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही होती हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, फिर फिक्स एसेट्स, फिर नीचे करंट लायबिलिटीज, फिर फिक्स लायबिलिटीज, फिर नीचे ऑनर इक्विटी, मतलब ऊपर से नीचे आ जाती हैं। इस शेप में होती है। यहाँ पर करंट एसेट्स हो गए, करंट लायबिलिटीज हो गई, फिक्स एसेट्स हो गए, फिक्स लायबिलिटीज हो गई, ऑनर इक्विटी हो गई। लेकिन जो था अकाउंट फॉर्म था उसमें ये शेप होती है उसकी, कि एक साइड पे एसेट्स आ गए और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज आ गई। ठीक हो, फिर उनकी अमाउंट आ गई एंड सो ऑन, इस तरह होता है। तो करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ या वर्किंग कैपिटल को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, वर्टिकल एनालिसिस कहलाती है, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही स्टेटमेंट के पार्ट हैं, बैलेंस शीट के दोनों पार्ट हैं तीनों। तो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि करंट एसेट्स का क्या मुआवजना है, कि कितने परसेंट करंट एसेट्स हैं हमारी करंट लायबिलिटीज के साथ। इसमें रेशो एनालिसिस बहुत बड़ा मशहूर सवाल है। तो इसी तरह जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट पीरियड्स इस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें डिफरेंट पीरियड्स शामिल होते हैं, उसमें एक पीरियड शामिल होता है। ये ग्रोथ को चेक करने के लिए बड़े ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कि ग्रोथ हमारी कंपनी की क्या है। ठीक हो गया। और ये 2 या नंबर ऑफ ईयर्स के पर मुश्तमिल हो सकती है। अब चल के ज़रा इनकी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़। ये एक एग्जांपल है। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किस तरह होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आपकी एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में नंबर ऑफ पीरियड्स शामिल हो सकते हैं। वो 2 साल हो सकते हैं, वो 10 साल हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी है। ठीक है। अब ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट है 2014 की और 2015 की। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसका हॉरिजेंटली एनालिसिस कर रहे हैं हम, कि सेल जो जो थी 2014 में कितनी थी, 5 लाख थी। 2015 में कितनी हो गई, 4,75,000 हो गई। तो अब हम इसका चेंज निकाल रहे हैं, कि चेंज आया कि ये इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो वो ये डिक्रीज हुई है। 2015 की जो थी वो 5% डिक्रीज आ गया है 2014 के मुकाबले में। तो ये क्या है, कंपेयर है दो पीरियड्स का। ये इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। इसलिए वेजेस में देख लें, वेजेस का कंपेयर है, माइनस में चला गया है। रिपेयर्स का कंपेयर है, प्लस में 39% चला गया है। कंपनी सोचेगी, कंपनी जो मैनेजर है शॉक्ड हुए होंगे, ऑनर्स शॉक्ड हुए होंगे कि 39% इसके एक्सपेंस में किस तरह आ गया इजाफा अचानक से रिपेयरनेस में। इसका मतलब तो ये है कि इनकी देखभाल ही नहीं होती, जो मशीनरी है इसकी देखभाल नहीं होती, मरम्मत इसकी नहीं होती, जो इतना हैवी इसमें अचानक से इजाफा हुआ है 39% का। ठीक हो गया। ऐसे नेट इनकम पे आए तो 42% नेट इनकम जो थी वो 14 के मुकाबले में कम हो गई है। तो ये भी शॉकिंग है। तो अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि एनालिसिस किस तरह हेल्प आउट करता है हमें। एनालिसिस से हमें किसी भी चीज़ का निचोड़ पता चल जाता है। अब 42% अगर अमाउंट को देखें ना, तो 33,000 मुनाफा हुआ था 2014 में, और 15 में 19% हुआ, 19,000 हुआ था। तो ऑनर्स कहेंगे चलो यार ये कितना फर्क है, 12,000 का तो सारा फर्क है, 11, 12, 15,000 का, इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो देखेंगे ना कि -42%, तो मीन्स के 50 ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज हो गया प्रॉफिट। तो वो अलार्मिंग होगी उनके लिए कि 50% मुनाफा कम हो गया। तो फिर वो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जोर देंगे मैनेजमेंट पे। तो इसलिए ये एनालिसिस यूज होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक हो गया। तो इसी तरह एक एग्जांपल हम कर लेते हैं वर्टिकल एनालिसिस की। ये एक वर्टिकल एनालिसिस है। ठीक हो गया। इसमें मैंने बताया था आपको कि सेम पीरियड, एक ही पीरियड होता है, उसकी इनकम स्टेटमेंट होती है, या कोई भी बैलेंस शीट होती है, या कोई भी स्टेटमेंट हो गई है, उसी का एनालिसिस एक उसके आपस के एक ही स्टेटमेंट के में के जो मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं उन उसका एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि अब पीरियड है था ये 2000 समझने के 22 से आपका पीरियड। ठीक हो गया। इसमें जो आइटम्स 1 था वो 90,000 था, आइटम्स 2 50,400 था, आइटम नंबर 3 19,800 था। अब वो चेक करना चाह रहे हैं कि फर्ज करें ये सेल है आपकी। ठीक है, फर्ज कर रहे हैं ये आपकी सेल है,
ये CGS है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। ठीक हो गया, ये आपका प्रॉफिट है। अब वो देखना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल का। ठीक हो गया, तो वो सारा हमने जब देखा तो ये क्या कहलाएगा कि हम प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं सेल के ऊपर। मतलब कि एक ही बैलेंस, जो एक ही स्टेटमेंट थे उसके दो आइटम्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा वर्टिकल एनालिसिस है। अब क्लियर है चीज़ आपको? चलें, अब जो है यहाँ जो मुख्तलिफ नाम भी इस्तेमाल होता है, हॉरिजेंटल को दूसरा नाम कहा जाता है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस ज़ाहिर है वो चेंज होता रहता है, एक ही हालत नहीं रहती, मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं, तो इसलिए डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें एक ही पीरियड शामिल होता है, इसलिए इसे स्टैटिक कहते हैं, एक ही साल का पीरियड है। ठीक हो गया। इसी तरह इट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। ज़ाहिर है वो हमने बार बार पढ़ चुके हैं, अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नंबर ऑफ पीरियड्स पे शामिल होता है, नंबर ऑफ ईयर्स पे शामिल होता है। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस जो क्या है, पार्टिकुलर पीरियड या एक पीरियड या एक साल पे मुश्तमिल होता है। तो अच्छा, ये सवाल हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो अब हमने क्या पढ़ा, एक जनरल प्रीव्यू ले लेते हैं, वर्ड जो है बर्ड व्यू ले लेते हैं इसका, कि क्या हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो टाइप्स हैं एनालिसिस की, वो दो किस्म की होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो एक थी वो हमने पढ़ी, वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड जो होता है मटेरियल, उसके ऊपर थी। दूसरा जो था हमने पढ़ा कि ऑपरेशन की बेस पर होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो मटेरियल यूज्ड जो है उसके बेस के ऊपर टाइप, दो किस्म की टाइप्स होती हैं, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर हमने पढ़ा कि ऑपरेशंस के बेस पे दो टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है सवाल वो आ जाता है बाज़ औक़ात के टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं, तरीकाकार है, उसको बयान करें आप। ये न्यूमेरिक में भी आ जाता है बाज़ औक़ात, रेशो की शक्ल में। बाज़ औक़ात ये आपको एक थ्योरी के सवाल में भी आ जाएगा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक हो गया। या वो ये कह सकता है व्हाट इज़ फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। वो पिछले वाली जो पढ़ाई थी, ये टेक्निक्स या मेथड्स हैं, वो टाइप्स थी। ठीक हो गया। या इन्हें आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, बाज़ औक़ात वो मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं। काफ़ी बुक्स हैं जो इन चीज़ों को आपस में मिक्स अप करके लिख रही हैं। अब तरीका क्या है, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इंटरप्रेटेड मेनली टू determine the financial and operational performance of the business concern. A number of methods or techniques are used to analysis the financial statement of a business concern। वही बात हो गई कि इसका मेनली मकसद क्या होता है, डिटरमिन करना किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशन को और उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को जब हम डिटरमिन करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करके ही डिटरमिन कर सकते हैं, उसे मालूम कर सकते हैं उसमें क्या चीज़ है। अब इसमें जो टेक्निक्स हैं वो जो इस्तेमाल हुई हैं, वो मेनली छः किस्म की टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ दी हुई हैं, लेकिन जो अथेंटिक सोर्सेज हैं, अथेंटिक रिसर्च पेपर्स हैं, वो कहते हैं कि छः किस्म की आपकी टेक्निक्स होती हैं। बाज़ बुक्स हैं वो जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, उसको भी इस टेक्निक्स का हिस्सा बनाया हुआ है। हो सकता है वो उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है आपकी। तो क्या है टेक्निक्स में, जो हैं, जो छह टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में, वो कौन कौन सी हैं? वो सबसे पहले रेशो एनालिसिस है। अब रेशो एनालिसिस को फिर चार हिस्सों में आगे तकसीम करेंगे हम। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं, लिक्विडिटी रेशियोज हो सकती हैं, एक्टिविटी रेशियोज हो सकती हैं। ठीक हो गया। ऑपरेशनल रेशियोज भी हो सकती हैं, वो सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है टेक्निक इस्तेमाल होती है कि उसमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये वही जो वर्टिकल हॉरिजेंटल जो पार्ट है ना, उसी का ही हिस्सा है ये। जो हॉरिजेंटल वर्टिकल को कलेक्टिवली हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को एक साल को दूसरे साल से क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस होता है कि ट्रेंड को चेक किया जाता है। ठीक हो गया। कॉमन साइज एनालिसिस होता है कि साइज को चेक करके चेक किया जाता है कि कितना उसमें इजाफा हुआ या कमी वाक़ हो रही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ ली थी हमने, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम अब जाके पढ़ेंगे आगे। इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रही होती है, कैश को बता रही होती है कि कैश जो है
उसका इखराज और आमदनी किस तरह है, इंदराज और इखराज उसका किस तरह होता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट बता रही होती है कि वर्किंग कैपिटल जो है उसकी किस तरह जो है उसमें कमी या इजाफा होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें टोटल आपके करंट एसेट्स आ जाते हैं सारे किस्म के, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश वाले आपके करंट एसेट्स आते हैं। तो ये 6 टेक्निक्स हैं जो आपकी इस्तेमाल हो रही होंगी आगे जाके, तो इन्हें इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके करेंगे। आप लोगों को मैं साइन कर रहा हूँ कि आज के लिए मैंने आपकी असाइनमेंट कोई नहीं रखी, लेकिन ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये 6 टेक्निक्स जो है ना ये पढ़ कर आनी है अच्छी तरह, किसी भी बुक से आप पढ़ लें। एक इंडियन बुक्स थी जो मैंने आपको दी थी, उसमें ये मेरे ख्याल से मौजूद हैं। तो ये 6 शायद मैंने भी वहीं से देखी हैं ये। तो ये 6 जो आपकी टेक्निक्स हैं ये आप पढ़ कर आएंगे, इन्हें गूगल कर लें वन बाय वन, या किसी और जगह से देख लें, बुक से देख लें, रिसर्च पेपर से चेक कर लें। इन 6 एनालिसिस का आपको हल्का सा एक हाउ नाउ ज़रूर होना चाहिए, कि कहीं पे मैं अगर पढ़ाते वक्त गलती करूँ तो आप मुझे बता दें। आप भी अब जो है ना जिस लेवल पे पहुंच रहे हैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला आप भी अब गलतियां निकाला करें, चेक क्या करें, खुद से समझा करें चीज़ों को, गूगल आउट किया करें चीज़ों को। एक आपका जो गूगल है ना, इसको ये बड़ा आपका जो टूल है आपका सबसे बड़ा, कि जो चीज़ भी आपको बात का समझ नहीं आ रही होती तो उसके पे स्टक आप ना हुआ करें कि आप उसमें स्टक हो गए और उधर ही खड़ गए। तो ज़ाहिर है एक वक्त होता है कि बाद आपको चीज़ें जल्दी से रिप्लाई नहीं मिल रहा होता और टाइम आपका वेस्ट होता है। गूगल को आप इस्तेमाल क्या करें, तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी क्लियर भी हो जाती हैं, या फर्दर और चीज़ों को ज़्यादा क्लेरिफाई करना है आपने, आपको चीज़ें भूल गई हैं या टीचर ने आपको पढ़ाया था आपको चीज़ें भूल गई हैं, तो वहाँ से देख लिया करें। ठीक हो गया, तो इन्हें आप चेक करेंगे बुक से और इन्हें समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनका करेंगे। तो आज इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो है हम अगले सेशन में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब कोई भी आप लोगों के सवाल जवाब हैं कोई किसी किस्म के, वो आप मुझसे शेयर करें। कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोगों की जो म्यूट है। चलें। हाँ जी। पिछला कोई का सवाल हो कि पिछले लेक्चर के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, किसी भी किस्म का, तो वो क्लेरिफाई कर ले काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान। सर आपने प्रीवियस लेक्चर में जैसे बताया था कि जो क्विक रेशो है उसकी जो आइडियल सिचुएशन है वो 0.75 है जो जस्टिफाइबल है। नहीं नहीं और नहीं, वो एब्सोल्यूट की क्रश होती है 0.75 पे। सर जो आज आपने बताया है मतलब कि वन, ये फर्क क्यों है सर? वो आप शायद दोबारा सुनेंगे, उसमें यह है कि 3 किस्म की रेशोज होती हैं। जी। एक हो लिक्विडिटी रेशो जो मोस्टली इस्तेमाल होती है, वो 3 किस्म की होती है। एक करंट रेशो होती है जो 2.1 या 2/1 पे जाती है, ठीक है, या 2 होता है जिसका आइडियल सिचुएशन। दूसरा मैंने बताया था क्विक रेशो होती है, वो 1 पे होती है आइडियल। तीसरी जो होती है वो एब्सोल्यूट क्विक रेशो होती है। एब्सोल्यूट क्विक रेशो होती है जो जिसे हम सबसे लो लेवल पे काउंट करते हैं, वो होती है 0.75 पे। इसके बाद एक और होती है 50% पे, 0.50 पे। ये मैंने बताया था। तो सर जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये किसको कंसीडर करेंगे, मतलब जैसे आपने ये तीन चार बताई हैं तो क्या हम इसको? पेपर में जो दी गई होगी, क्विक और करंट। अब क्विक के लिए 1 है, तो आप क्विक को आइडियल के लिए जो 1 है वो यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड साइज। जी सर ठीक। हाँ जी। हाँ जी। इसके अलावा कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हसन। सर ये जो करंट रेशो है और क्विक रेशो है, सर हाँ जी। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि एक तो उसको वो अपनी करंट लायबिलिटीज जो है वो उसको शॉर्टली आराम से पे कर सकता है, और दूसरा वो ये है कि अगर उसकी रेशो 1 के लिहाज से ज़्यादा हो तो हम ये भी जो है वो लिखेंगे प्रॉपर वे में कि वो अपने एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए उसे। वो मैंने शुरू में बता दिया था कि ये एक लिमिट से तस्वर की जाती है। अब आप पानी पी रहे हैं ना, अगर आप जी। पानी पीते हैं तो एक आपको प्यास लग रही होती है, एक लेवल आता है कि जहाँ पर आप तस्वर करते हैं कि ये ठीक है, इट्स ओके। अब मैं ज़्यादा पीऊँगा, इससे ज़्यादा पीऊँगा तो नुकसानदेह, इससे कम पीऊँगा तो भी नुकसानदेह, तो वो लेवल वाटर लेवल आप अपने अंदर रखते हैं।
अब ठीक अगर है। आप ज़्यादा पी लेते हैं, ठीक है, पानी का अपने अंदर ज़्यादा जखीरा कर लेते हैं, तो उसके नुकसान है ना, बिल्कुल। वही सही है। पानी था पहले आपके लिए फायदेमंद था, अब वो नुकसानदेह हो गया आपके लिए। इसी तरह सेम सही। सिचुएशन जो है करंट एसेट्स के साथ है, कि आप एक आइडियल सिचुएशन जो है ना, उससे थोड़ा सा अप रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर सही। आपको आपको चाहिए एक हिस्सा, आपको 1 चाहिए थी क्विक रेशो, लेकिन आपने 10 ठीक। रख लिए, तो मीन्स के 9 जो है 9 हिस्से आपने ज़्यादा रखी हुई है। तो जो सही। ज़्यादा रखी हुई है इतनी, तो वो वैली पड़ी हुई है ना आपके पास, उसका सही फ़ायदा है। आप मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो वैली पड़ी हुई है आपके पास, किसी काम की नहीं है। सही। अच्छा सर, ये जो अभी आपने 6 पॉइंट्स बताए हैं इसके स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने के, एक करंट रेशो और क्विक रेशो, इसमें जो पहला रेशो वाला पॉइंट बताइए इनसे सेपरेट है सर ये दोनों? रेशोज वाला जो मैंने बताया ना, उसी रेशोज में ही ये दोबारा से आएंगे। ये पहले तो मैंने आपको जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टच कराई ये चीज़। तो अब अच्छा आगे अच्छा। आप इनको इन फर्दर डिटेल में करेंगे बाकी रेशोज को भी। ठीक। थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। सर किसी और अस्सलाम का कोई? वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इमरान। सर ये क्वेश्चन है, ये जो आपने पहले इसे एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कौन सा? जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जो जैसे सेल्स हो गया सर, ये जो आपने पहले हाँ वाला जी, टॉपिक पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, एलिमेंट्स हैं उसके। आप उन्हें हिस्से कह सकते हैं, उन्हें एलिमेंट्स कह सकते हैं, उन्हें आप पार्ट कह सकते हैं, उन्हें आप कंपोनेंट का वर्ड दे सकते हैं, उसके उन्हें आप आइटम्स का वर्ड दे सकते हैं, जो मर्जी दें। ठीक हो सर, ये हाँ ये जी। बुक है मेरे पास, चार्ल्स एच गिब्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 12th हम्म, एडिशन, ये कैसी बुक है? ये बुक मैंने रिकमेंड की है, वही है। ये रिकमेंडेड में नहीं है सर ये। वैसे वो देख लें, अब हर स्टूडेंट के लिए आसानी होती है उसकी अपनी बुक्स के, कुछ बुक्स आसान है। अब जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, वो ज़्यादा अच्छी बुक पढ़ेंगे, जिनका थोड़ा सा लो है वो आसान किताब पढ़ेंगे, जिनका उससे भी लो है तो वो कोई लोकल ऑथर बुक पढ़ेंगे। अब वो है आपके कंसेप्ट के ऊपर। जो मुझे सही अच्छी है। लगी वो 4 मैंने आपको दे दी, इसके अलावा आप जितने मर्जी कहीं से टॉपिक देखें, मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर करना टॉपिक्स के हवाले से, वो कहीं ठीक से भी हो, करें आप। सही सर, थैंक यू सर। हाँ जी। चलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो एक्सटर्नल एनालिसिस होगा, ये हम लोग कंपनी खुद ही करती है एक्सटर्नली, या नहीं। ये बाहर के लोग करते हैं? और अच्छा इंटरनल तो कंपनी खुद ही करती है ना सर? अच्छा, मैं इस तरह बताता हूँ। फर्ज करें आपके घर में शादी थी, ठीक है। अब शादी जो थी आपके घर में, आपने लाइटिंग करवाई थी, ठीक है। जब वो लाइटिंग हुई थी, अब उसका किस किस ने देखना था? उसको आपने भी देखना था, बाहर वाले लोगों ने भी देखना था, ऐसे ही था ना। अब देखने का मकसद क्या था कि एक तो पता चले कि इस घर के इंफॉर्मेशन के बारे में, कि भाई यहाँ पर शादी है, यहाँ पर कोई इवेंट है, उसका यही मकसद होता है ना। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वो जब आपको शो आउट कराई जाती है, तो उसको 2 लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो इंटरनल यूज़र हो सकते हैं या एक्सटर्नल यूज़र हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब इंटरनल यूज़र जो होते हैं वो क्या क्यों देखते हैं उसको? वो इसलिए देख रहे होते हैं ताकि वो, अगर उन्होंने कहीं पे उन्होंने कोई जो है लूज़ की है, अपनी कैपेसिटी लूज़ की है, अपनी वर्किंग लूज़ की है, अपना जो प्रॉफिट लूज़ किया है, या कुछ एसेट्स को उन्होंने सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, तो उसे देखते हुए वो क्या कर देते हैं, उसको बेहतर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ठीक हो गया। उसको इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। अगर उसको बाहर के लोग देखते हैं, ठीक हो गया, या क्रेडिटर्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स देखते हैं इन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस कंपनी में। कंपनी ने आपसे लोन मांगा था, आप सबसे पहले देखते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चेक करूं कि इसकी क्या, इसने पहले कितने लोगों से कर्जा लिया हुआ है, तो आया कि इसने ज़्यादा कर्जे तो नहीं लिए हुए कि ये मेरा कर्जे डूब जाए। तो वो क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसकी स्टेटमेंट्स को देखेगा, तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाएगा। ये होती है ऑन डिमांड के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि अब JWC या जो है ये डेल हो गए, ये माइक्रोसॉफ्ट हो गए, गूगल हो गए, जितने भी हैं, तो बिल गेट्स के हो गए जी बिजनेसेस, अब हम तो नहीं ना चेक करते उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, नहीं चेक करते। अब काफ़ी लोग देखते होंगे जो उसमें इन्वेस्ट करते होंगे। अब मैं ज़ाहिर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं जो है देखता हूँ काफ़ी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आप नहीं देखते, तो मैं एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहा होता हूँ। तो वो ऑन डिमांड पे है, जब आप देखेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे, जब आप नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप एनालिसिस नहीं करेंगे। राइट सर, राइट। हम्म।
हाँ जी, इसके अलावा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप आज लेक्चर में बात कर रहे थे ना कि मतलब 5-6 रेशोज पे हमने बात कर ली हुई है। सर आपने अभी 2 रेशोज करवाई है ना? दो नहीं, मैंने पहले ग्रास प्रॉफिट रेशो कराई थी, नेट प्रॉफिट रेशो कराई थी, ठीक हो गया। जी 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 फिर जी। फिर मैंने उसके साथ आप इनकम स्टेटमेंट दी थी। हाँ, फिर जो है मैंने क्विक रेशो करवाई, करंट रेशो करवाई, 4 हो गए। जी वर्किंग 4 हो कैपिटल गए। मैंने कराया, 5 हो गए वर्किंग कैपिटल पे। और डेट इक्विटी रेशो भी कराई थी शायद मैंने, 6 हो गई। सर ये वर्किंग कैपिटल वाली जो आप कह रहे हैं ये कौन से स्टार्टिंग में करवाई थी आपने? नहीं, ये मेरे ख्याल से बैलेंस शीट रेशो जो पढ़ी थी ना हमने, उसमें कराई थी। करंट सर आई एसेट थिंक 4 नहीं हुई सर अभी। नहीं, 6 मेरे ख्याल से हो गई हैं। सर आई थिंक 4 हैं जो मुझे जी याद सर, पड़ हमने रहा है। 6 सर दी। आई थिंक 4 है अभी। मैंने वर्किंग कैपिटल आपको पढ़ाया था, नेट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल पढ़ाया था। सर ये नहीं सर पढ़ाया। सर ये आई थिंक नहीं अभी सर करा। ये ये आप चेक करेंगे वर्किंग जिस। कैपिटल है उसमें सर चौथे आपने नंबर करवा दिया था। चौथे नंबर पे है सर नीचे। हाँ जी, है एक उसमें ये ना, क्विक रेशो है, फिर करंट रेशो है, फिर सर फिर वो इक्विटी है, डेट डेट और इक्विटी रेशो है। लास्ट उसके लास्ट में है हाँ सर वर्किंग कैपिटल। हाँ, ये वहाँ सब करंट चेक कर लेंगे ये। लायबिलिटीज माइनस बाय सॉरी करंट एसेट्स माइनस एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। हाँ वो था। इसको आप, अच्छा ये हो सकता है कि आप इसको किससे इंटरप्रेट करेंगे। अगर वो आपसे दे देता है कि इस कंपनी का आपको वर्किंग कैपिटल भी बताएं, इसको पर भी एनालिसिस करें, या वो आपसे जनरली कह देता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसका एनालिसिस करें। अब ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअली आपको बता रहा होता है कि आपने के जो फालतू करंट एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, या आप जी जी कितना अंडर एज कर रहे हैं, या कितने जी आप जी कम करंट एसेट्स आपने रखे हुए हैं। तो आपने क्या बताना है, फर्ज करें आपके पास 1 लाख के करंट एसेट्स थे, और 50,000 की आपके पास करंट लायबिलिटीज थी, तो 50,000 के आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल बच गया। तो इसको आप जी जी बताएंगे कि इस कंपनी की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो पॉजिटिवली है, अच्छी है, लेकिन जी जी। उसने ज़्यादा जो है वो करंट एसेट्स को अपने पास रखा हुआ है, सेफ स्टॉक किया हुआ है, जिससे का इससे नुकसान है। ठीक हो गया। तो इससे चाहिए कि इसमें ये से कुछ नुकसान वर्किंग, कैसे है? फर्ज करें अब करंट जो आप लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म जी लोन जी। लेते हैं, ये आपका करंट हम्म। एसेट्स बनता है ना आपका करंट जी जी एसेट्स में। जी अब जी आपने एक जगह से आपने 10 लाख के लोन लिए, ठीक है, जी जो शॉर्ट टर्म लोन थे, और दस जी जी लाख के आपके पास दूसरी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई थी, कैश पड़ा हुआ था, बैंक ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, वो सारे आपके पास पड़े हुए थे 50,000 के, और जी पचास जी हजार का आपका लोन था। अब जी आपने क्या किया, अब आपके को जो लाइबिलिटीज थी, करंट लाइबिलिटीज थी, वो आपने देनी थी 50,000 की, जी ठीक है, जी लेकिन आपके पास करंट एसेट्स 50,000 तो आपके अपने पड़े हुए हैं, 50,000 आपने क्रेडिट पे लिए हुए हैं, तो जी अपने जी से ही आप वो पे कर सकते थे करंट लाइबिलिटीज जी आपकी। तो आपने वो जी 50,000 लेकर अपने पास रखे हैं, उसके ऊपर एम फ्री का जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये नुकसान ही है ना। जी जी। लेट्स सपोज सर अगर जो हम हमारा अपना एसेट होता है, हमने कहीं से बोरो नहीं किया हुआ, तो फिर तो ये हम्म। ठीक है ना? हाँ, फिर ठीक है, नहीं फिर भी ठीक है, तो उसको कुछ हद तक ठीक है, रनिंग तो में हो सकता रखना है इसे आप चाहिए, आप इन्वेस्ट ये कर लें। कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक्सेसिव चीज ना रखें उसको, आप इन्वेस्ट कर दें फिक्स एसेट्स में, वो ज्यादा अर्निंग देगी ना आपको, अपनी वैल्यू पड़ी हुई है। जी 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 बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो कहीं और यूटिलाइज करके उसमें से कुछ प्रॉफिट अर्न कर ले तो ये ज्यादा अच्छा है। तो वो ज्यादा अच्छा था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मतलब ये अच्छा नहीं है हाँ, अगर हम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, बस नॉर्मल है ये। हाँ, नॉर्मल जो रखे ना वो ठीक होता है। मतलब आइडियल सिचुएशन के आगे आप 0.9 तक और 9 ऊपर तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो लॉस होगा आपको। कितने सर आपने बताया? 0.9 अगर प्लस में जाते हैं ना, तो वो आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है, एक्सेप्टेबल ठीक हो है सकता है। उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर आप लॉस में जाएंगे, मतलब आप नुकसान है आपके लिए वो चीज़। ठीक है। अभी जो रिमेनिंग रेशियोज हैं ये ऐसे आप करवाते जाएंगे? हाँ जी, वो बाकी रेशियो जो होंगे रिमेनिंग हम इंशाल्लाह साथ साथ अब कराएंगे वो। अब आप लोगों के हाउ ना हो गया ना चीज़ का, अब आप जी लोगों के जी सामने वो बिल्कुल। चीज़ें आएंगी तो इतनी मुश्किल नहीं लगेगी आप लोगों को। जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इसमें जी। कितनी की रेशियोज हैं सर जो हमने करनी है टोटल। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 फार्मूले रट्टा मारना है आप लोगों को सिर्फ उन फार्मूलों में। जी ठीक है सर। ये मेरे अस्सलाम 6 वालेकुम हो सर। गए हैं, 10-12 और होंगे। हाँ जी। सर जी ये आपने वालेकुम अभी सलाम। सर ऐसी कौन सी पोजीशन होती है जहाँ पे अपना कंपनी जो होती है वो बैंक करप्ट हो जाती है? अगर सपोज करें 1 से ऊपर है तो वो गुड है,
अगर 0.75 है तो वो मतलब एक्सेप्टेबल है। तो ऐसी पोजीशन भी तो होगी ना जिसमें जो कंपनी होगी वो बैंक करप्ट हो सकती है, तो वो क्या पोजीशन हो सकती है वो सर? पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जब आपकी आप जो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, करंट जो करंट शॉर्ट टर्म डेट्स हो गए उनको, प्लस लॉन्ग टर्म जो डेट्स हैं उनको देने के लिए आपके पास एसेट्स बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब एसेट्स बचते नहीं हैं आपके पास। फर्ज करें कि आपके पास जो एसेट्स थे वो थे 10 लाख रुपए के, ठीक हो गया, 10 लाख के आपके पास एसेट्स थे, और आपकी जो लाइबिलिटीज थी वो हो गई 20 लाख की, ठीक हो गया। तो 10 लाख ऊपर क्या बच गया आपके पास, लाइबिलिटीज ज्यादा बची फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को देने के बाद। क्या बच गया आपके पास, 10 हजार की ज्यादा लाइबिलिटीज बच गई। जी अब सर। क्या करेंगे आप उस सूरत में, क्या हो गया, आप करप्ट हो गए क्योंकि आपके सारे एसेट्स खत्म हो गए। अब आपकी प्रोडक्शन तो है नहीं बिल्कुल। तो अब आप क्या करेंगे, कारोबार को ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, जो ऑनर्स का जो कैपिटल था उससे उन्हें रिटर्न करेंगे उनकी डेट्स। ठीक है तो वो सर। बैंक करप्टेंसी हो जाती है जब आपके एसेट्स ही जीरो हो जाएं। तो मतलब सर हम ये है कि हम लोग जो हमारे फिक्स एसेट है उनको सेल कर दें, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाए उनको सेल ऐसी करें। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके जो टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो टोटल एसेट से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है सर। उसे कह सकते हैं आप, लेकिन इसके अलावा भी और वजूहत हो सकती हैं। आप का कारोबार फ्लॉप हो गया है, कि चीज़ें ठीक जो है। बर्न हो गया आपका बिजनेस टोटल, या हो सकता है बैन हो गया आपका कारोबार, आपकी चीज़ें सेल नहीं हो रही, जैसे हुआ था अभी ये रशिया के साथ हुआ था, तुर्की के साथ भी किया था यूएसए ने। तो इस टाइप में भी आपको काफ़ी काफ़ी बिजनेस जो है बैंक करप्ट हो जाते हैं। अभी जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। हाँ, वो सैंक्शंस लग जाती हैं, जाहिर है वो फिर उनके पास उनकी सेल आउट नहीं होती चीज़ें। ठीक है, ओके सर, थैंक हम्म। सर अस्सलाम मेरा वालेकुम सर। एक क्वेश्चन था बैलेंस शीट से रिलेटेड सर। सर हम्म। वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि हम जो एसेट तो लिखते हैं सर, एक साइड पे करंट एसेट आ गया या हमारे हम्म। पास वो कैपिटल आ गया, वो हम एक साइड पे दूसरी तरह जो हम लिखते हैं ये लाइबिलिटीज को सर। तो हाँ। ये स्टॉक होल्डर इक्विटी को सर इस लाइबिलिटीज के अंदर लिखा क्यों जाता है, मेरा ये सर क्वेश्चन है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप का जो घर है उसमें जो आपने चीज़ें लेकर आए हैं, जो एसेट्स लेकर आए हैं, ये कहाँ से लेकर आए थे? सर कैपिटल से वो इससे। आप कैपिटल से लेके आए थे, कैपिटल से लेके आए थे, या आप उन्हें उधार चीज़ें ली थी? यही दो सूरत हाल थी ना। जी सर। तो यही आपका जवाब है कि आपके जो एसेट्स हैं वो क्योंकि आते ही दो जगह से हैं, इसलिए उनके उनको बराबर रखा जाता है, ताकि भाई पता चले ये एसेट्स आए हैं इन चीज़ों से आए हैं, मतलब कि ये सोर्सेज जो आए हैं हमारे, इन रिसोर्सेज जो हैं, इन ये रिसोर्सेज से, इनसे ये सोर्सेज आए हैं। मीन्स कि ये एसेट्स जो थे इन चीज़ों से मिलकर आए हैं, इसलिए वो एक साइड पे रखा जाता है उन्हें। राइट। राइट। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे थे इसकी क्विक रेशो की और हम्म। करंट एसेट्स की, तो इसमें हम्म। हमें ये भी तो देखना होगा कि लेट्स सपोज अगर अब हमारी ज़्यादा आ रही है हम्म। और हमारी कंपनी में कैश इन हैंड कम है लेकिन हम्म। हमारे रिसीवेबल्स ज़्यादा है, क्योंकि रिसीवेबल हमने तो सर। इन चीज़ों को देखना है ना। लेट्स हम्म। सपोज अगर उसकी वजह से हमारे कैश इन हैंड तो कम है लेकिन हम्म। हमारा फिर भी रेशो जो है वो 3 आ रही है या 2.5 आ रही है, हाँ, ठीक तो है। उस केस में तो फिर वो बेहतर ही है ना कि उस कंपनी के लिए कि इन हैंड तो उसके पास कैश नहीं है एक्चुअली में इन। तो लेकिन रिसीवेबल इतना क्यों किया उसने? वो क्यों वेस्ट करे अपना मनी को? रिसीवेबल को जल्दी से जल्दी रिकवर करे और आगे इन्वेस्ट करे, मटेरियल परचेज करे या कोई और चीज़ परचेज करे, या उससे अपना प्रोजेक्ट इंक्रीज करे। तो उसने रिसीवेबल पे क्यों रखा हुआ है इतना? इट्स मीन कि अगर उसने ज़्यादा रिसीवेबल रखे हुए हैं, इट्स मीन कि उसके जो है बेड डेट्स भी ज़्यादा ही बनेंगे। जो जितना ज़्यादा उधार देता है उतने ज़्यादा उसके पैसे जो है डूबते हैं। जो कम उधार देता है, जो कम रिस्क एवर्स होता है, तो वो उसी उतने ही कम उसकी अमाउंट जो है वो डिफ़ॉल्ट होती है, ज़्यादा अमाउंट रिकवर होती है। अगर आप 10 लाख का लोन देंगे, मैं 1 लाख का लोन दूंगा, तो मैं भी जो है 10-15 हज़ार रुपये लॉस हूँ, और आपको 10 लाख का लोन दिया हुआ है, हो सकता है आपको ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर है ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, इसीलिए है ना ये। सर आप इसका आंसर रिपीट करेंगे? तो मेरा जो जूम है सेल फोन पे बगी हुआ अच्छा, है वो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा मैं है। बताता हूँ। मैंने ये कहा कि अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा है उसके, ठीक हो गया। जी सर। अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा का मतलब ये है कि उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें उधार पर देना शुरू कर दी हैं कि जी उसके सर। अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। और बढ़ रहे या ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है
कि उसका रिटर्निंग पीरियड कम है, रिसीवेबल का पीरियड जो है कैश में कन्वर्ट होने का कम है, उसको कम लोग जल्दी से पैसे नहीं देते, यस तो सर। उसका पैसा वेस्ट ही हो रहा है, उसका उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, चीज़ें उसे और लेनी है, पैसे वहां से जल्दी मिलेंगे तो चीज़ें और लेगा वो, वरना बिल्कुल अगर सर उधार ऐसे खड़ा है तो खड़ा है। तो और एक तो ये है, दूसरा ये है कि जितने ज़्यादा रिसीवेबल होंगे उतने ही बेड डेट्स ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, जितने कम रिसीवेबल होंगे कम ही बेड डेट्स होंगे, तो इस दूसरे लिहाज से इसलिए भी वो नुकसानदेह है उसके लिए। राइट सर, ठीक हो हाँ गया। जी। थैंक यू। चलिए, किसी सर और ये को तो सवाल? हाँ जी। सर आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सैंपल सेंड किया था ग्रुप के अंदर, वो हम्म। काइंडली आप एक दफा ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर उसको थोड़ा एलेबोरेट कर देंगे। अच्छा, तो अच्छा ऐसा है कि वो फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप हाँ बात जी कर रहे जी हैं? सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सेपरेट एक टॉपिक टॉपिक भी है इसका ना, सिलेबस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जब वहाँ पर उसको हमने कर तो लिया है, वहाँ पे जब वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ना रिवीजन में थोड़ा सा, तो वहाँ पे जी फिर उसको हम इन थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। चलें ठीक है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये मैंने पूछा, आपने फार्मूला बताया ना वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो हाँ जी। जो आंसर आता है वर्किंग कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल सर जी, हम्म। करंट एसेट अगर है 10,000 और लायबिलिटी 50,000 है, तो ये तो फिर नेगेटिव में आएगा ना आंसर। हाँ, फिर नेगेटिव करंट वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव का मतलब है कि आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो आप बैंक करेंसी की तरफ जा रहे हैं, फिर तो उसका सही नेगेटिव सर। इफेक्ट है ना, फिर तो उसको तो एनालिसिस करना बड़ा आसान है नेगेटिविटी का, तो ऐसे ही है सर। अच्छा सर उसके ऊपर तो एक ये आप पूछना था। 50 लाइनें लिख उसके ऊपर तो आप 50 लाइनें लिख सकते हैं कि ये कंपनी डूब जाएगी, इसको नुकसान हो रहा है, लोग इसको एतमाद नहीं करेंगे, लोन नहीं देंगे, इसका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ओके, इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, जो मर्जी है लिख दें आप। सही है। सर, ये इसको ओरिजेंटल एनालिसिस को जो हम 2 सालों या सालों या इससे ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, इसे कंसोलिडेट स्टेटमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं सर। नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एनालिसिस पता है क्या होता है? कंसोलिडेटेड एनालिसिस जी स्टेटमेंट सर। होता है कि आप दो किस्म की कंपनीज होती है, एक पेरेंट कंपनी होती है और दूसरा सब्सिडरी कंपनी होती है। पेरेंट कंपनी ऐसी कंपनी ठीक हो होती है जिसके गया। पास, जो बड़ी कंपनी होती है उसने अपना कारोबार शुरू किया होता है, उसकी सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि वो किसी दूसरी कंपनी जो है ना, उसके 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेती है। ठीक हो गया? जी सर। फिर जी रूल, सर ऐसी जो है। रूल जो है इंटरनेशनल रूल्स जो हैं, फिर वो ये कहते हैं उन दोनों से कि जो पेरेंट कंपनी होती है उसे कहते हैं कि भाई आपकी जो अपनी स्टेटमेंट है वो तो शो कराएं, इसके साथ आप अपनी स्टेटमेंट के साथ जो आपकी सब्सिडी कंपनी है उसकी स्टेटमेंट भी आप शो कराएंगे, तो वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है। और जब उनका आपस में एनालिसिस करते हैं सब्सिडरी कंपनी के साथ, तो वो कंपेरेटिव एनालिसिस कहलाता है उसका, कंसोलिडेटेड कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। सही हो गया। हाँ थैंक यू जी। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो हॉरिजेंटल एनालिसिस बताया है और फिर हम्म। आपने आगे चलकर ट्रेंड एनालिसिस बताया है, तो हम्म। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली हॉरिजेंटल एनालिसिस नहीं होगा? मैंने आपको उसमें एक आपने और देखा होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस देखा था ना, जी वो जी। हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना पिछले सालों को अगले साल के साथ, ऐसे ही है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही पार्ट आगे जाके बनेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस के, तो इसीलिए वहां पर जो था ये टाइप्स थी, जो रिसर्च पेपर हुए थे ना उनमें ये टाइप दी गई थी कि भाई अलहदा से एनालिसिस को जो इंटरप्रेट करने के टाइप्स ये हैं दो, और टेक्निक्स को अलहदा से बताया गया था, ये जो टाइप्स थी वही जाके आगे हिस्सा बनेंगे, टेक्निक्स जो थी उसका भी वही चीज़ें हिस्सा बनेंगी आगे जाके, तो वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं ना अलहदा सवाल में कि आप जो है ना इसका हमें टाइप्स बताएं, तो टाइप्स में आप वो चीज़ करेंगे, टेक्निक्स या मेथड्स कहता है तो उसमें फिर आप उन्हीं को इसका पार्ट बना देंगे। अच्छा, मतलब ट्रेंड एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों अलग चीज हैं। हाँ, दोनों अलग चीज़ें बनेंगी। ठीक है। चलें, इसके अलावा और कोई? चलें, अच्छा मुझे इसके अलावा ये बताएं कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ख़ासतौर पे जो नॉन बिजनेस हैं या बिजनेस वाले जो हैं,
उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, किसी किस्म का कोई मसला हो, मेथड टीचिंग टेक्निक्स में इशू हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए इशू हो, मेरी स्पीकिंग स्टाइल में कोई मसला हो या किसी किस्म का, तो आप सजेस्ट क्या करें ये चीज़ें, ताकि हम जो हैं आप लोगों की जो अप्रोचेज हैं उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। तो किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है आप लोगों के साथ? अगर किसी का है तो वो काइंडली हमें गाइड करे इस बारे में, क्योंकि जाहिर है हर किसी, अब हम जो पढ़ा रहे होते हैं हम ऑन एवरेज पे जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि उसमें जो अच्छे बच्चे हैं वो भी, और जो थोड़े से उनकी अंडरस्टैंडिंग कम है वो भी कवर हो जाएं दोनों। तो जब आप एक एवरेज में जाके पढ़ा रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें, कुछ एक दो चीज़ें होती हैं आप उनको लीव आउट कर जाते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें एक्सेसिवली उसमें शामिल कर देते हैं, तो वो जाहिर है आप लोगों को, जिनकी जो उन्हें आती है उनके आपकी उनकी रिवीजन हो जाती है, जिन्हें नहीं आती उन्हें मालूम हो जाता है, पता चल जाता है, नॉलेज इंक्रीज कर जाता है। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें। तो किसी को कोई इशू हो तो फिर वो काइंडली हमारे साथ शेयर कर लिया करे। बाकी मेहनत क्या करें, मैं फिर ये कहता हूँ कि नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें। यकीन जाने नमाज जो है ना वो कामयाबी की कुंजी है। जो नमाज पढ़ता है, ये ज़िंदगी में हमारे, जो ये ज़िंदगी आप देखते हैं डॉक्टर्स होते हैं, कभी आप 90% डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करें ना, तो वो अपने कारोबार में अपना जो सारे सिस्टम चल रहे होते हैं, ड्यूटीज कर रहे होते हैं, तो वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, लाजमी वक्त निकाल रहे होते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है अल्लाह ताला के जितने नज़दीक जाएंगे हमें उतने ही ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून मिलेगा। जॉब से आप थक जाते हैं, आगे पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, पढ़ पढ़ कर आप थक जाते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो दिल में एक सुकून रहता है आपके अंदर, एक इत्मीनान रहता है कि हम जो हैं हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा करना है किसी ने, तो वो नमाज पढ़े। और अल्लाह ताला का जिस तरह हम शुक्र अदा करें, तो ज़िंदगी में हम बड़े मसरूफ़ होते हैं, हमारे पास 5 मिनट भी नहीं होते किसी और के लिए टाइम निकालने के लिए। वैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम है भी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। तो उसमें से हम अगर टाइम निकाल लेंगे अल्लाह ताला के लिए, वो भी हमारे लिए होता है बेसिकली टाइम, अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, अल्लाह ताला को याद करने के लिए, तो उसका हमारे सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा नहीं होना, यहाँ तो होना ही होना है, तो हमें आगे भी जाके फ़ायदा होना है, अगली जहान में फ़ायदा होना है। तो कोशिश क्या करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह चलते रहेंगे, और कोशिश होगी कि सिलेबस जल्दी कवर कर लें, ताकि फिर अगर कोई बाद में इश्यूज हैं आप लोगों के किसी टॉपिक्स के हवाले से, वो उसके लिए भी हम कुछ कोशिश करेंगे, सेशन लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।